आज हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा रिलीज की गई पहली तस्वीर पर डिटेल में बात करने जा रहे हैं। उन सभी तस्वीरों का वीडियो लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम इस तस्वीर की गहरी एनालिसिस करने जा रहे हैं क्योंकि इस तस्वीर में बहुत कुछ है। इतना कि इस तस्वीर में छिपे सभी रहस्यों का पता लगाने में हमें कई महीनों लगेंगे। वह तस्वीर जिसे नासा ने वर्तमान में वेब की पहली डीप फील्ड कहा है। ये दोनों तस्वीरें जिन्हें आप अभी देख रहे हैं, ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा कैप्चर की गई हैं। बाईं ओर नियर इंफ्रारेड द्वारा कैप्चर की गई तस्वीर है और दाईं ओर मिड इंफ्रारेड द्वारा कैप्चर की गई है, जो यहाँ मौजूद विभिन्न ऑब्जेक्ट्स की एक्सट्रीमली डिटेल्ड एनालिसिस के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान करती है। और इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स तो दिमाग चकरा देने वाले हैं। चलिए बेसिक्स के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आपने नासा द्वारा की गई अनाउंसमेंट से सुना होगा कि ये तस्वीर एक छोटे से छोटे कण को रिप्रेजेंट करती है। आप चीनी या रेत का छोटा सा दाना लीजिए और इसे अपनी उंगली पर रखकर सामने की ओर आगे बढ़ाइए और अब इसे देखिए। ये रात के आसमान में इस तस्वीर का साइज है जिसे आप अभी देख रहे हैं। और इस तस्वीर में हमारे पास हजारों हजारों छिपी हुई आकाशगंगाएं हैं और ये केवल 12.5 घंटे की ऑब्जर्वेशन है। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि क्या रहस्य सामने आएंगे जब ऑब्जर्वेशन हफ्तों, महीनों या संभवतः सालों में आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी हमें इस तस्वीर में दोनों इंस्ट्रूमेंट्स से क्या दिखाई दे रहा है। सबसे साफ अंतर तो इस चमकीले तारे का है जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस तस्वीर में टेलीस्कोप द्वारा प्रोड्यूस्ड ये 6 स्पाइक्स हैं, लेकिन यहाँ ये एक छोटे बर्फ के टुकड़े की तरह दिखाई दे रहा है। इन डिफ्रैक्शन स्पाइक्स का उपयोग करके यह देखना संभव हो जाता है कि आप जो देख रहे हैं वह तारा है या नहीं, जैसा यहाँ और यहाँ, या ये किसी प्रकार का दूर का गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट है जैसे यहाँ और यहाँ भी। हालांकि यदि कोई ऑब्जेक्ट नीला है और स्पाइक्स नहीं है तो यह एक आकाशगंगा भी हो सकती है। और बाईं ओर की तस्वीर में सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स में से कुछ हरे रंग के ऑब्जेक्ट्स हैं जो मिड इंफ्रारेड लाइट में हैं। और इस केस में हरा रंग आकाशगंगाओं में मौजूद हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे केमिकल्स के मिक्सचर को इंडिकेट करता है। तो इन दो अलग अलग तस्वीरों से वैज्ञानिकों को इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जिन्हें हमारी आंखें देखने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि इस तस्वीर का विजुअल वर्जन वास्तव में खास उपयोगी नहीं है। ये तब उपयोग में आता है जब हम लाइट की फ्रीक्वेंसीज को एनालाइज करना शुरू करते हैं, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। और यदि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ और सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नासा का लिंक आप देख सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी तकनीक है जो हमें बेसिकली यह डिटरमाइन करने की अनुमति देती है कि वास्तव में बहुत दूर की चीज किस चीज से बनी है, बिना फिजिकली छुए हुए या फिजिकली सैंपल लेने की कोशिश किए बिना। इसका उपयोग मंगल ग्रह पर रोवर्स द्वारा कैमरों से रॉक सैंपल्स को देखकर उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी को एनालाइज करके अभी भी किया जाता है। और इस इंटरेस्टिंग तरीके का उपयोग इस तस्वीर में भी किया गया है। इस तस्वीर के बीच में गैलेक्टिक क्लस्टर द्वारा बनाए गए ग्रेविटेशनल लेंस में, जिसे SMX 0723 के नाम से जाना जाता है। अब यदि आप ऑप्टिकल तस्वीर को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ संभावित रूप से 2 आकाशगंगाएं हैं जो ग्रेविटेशनल लेंस द्वारा विकृत हो गई हैं, यानी डिस्टॉर्ट हो गई हैं। अब क्या ये सेम आकाशगंगा है या 2 अलग अलग आकाशगंगाएं हैं? कुछ ऐसा ही यहाँ हो रहा है। इसके आकार का उपयोग करके इस तस्वीर की व्याख्या करना बेहद मुश्किल है, भले ही आप बेहद करीब से जूम इन करें। वास्तव में ये एक दूसरे से थोड़ी अलग दिखती हैं, लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है जब हम इन 2 आकाशगंगाओं की स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के किसी एक इंस्ट्रूमेंट से इसे एनालाइज करके और आयोनाइज्ड ऑक्सीजन और एटॉमिक हाइड्रोजन को देखकर यह बिल्कुल सेम लेवल पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल सेम स्पेक्ट्रम को दिखाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों स्पेक्ट्रा 9.3 अरब सालों से रेड शिफ्टेड हैं, यानी ये दोनों आकाशगंगाएं 9.3 अरब साल पुरानी हैं। अब क्योंकि वैज्ञानिकों के पास सेम स्पेक्ट्रम और सेम एज है, इसका मतलब ये है कि ये शायद एक ही आकाशगंगा है। इसलिए अभी वैज्ञानिक यही सोचते हैं। उनका मानना है कि यह बेसिकली ग्रेविटेशनल लेंस द्वारा प्रोड्यूस्ड की गई एक मिरर्ड तस्वीर है। और क्योंकि तस्वीर में बहुत सारे अलग अलग ग्रेविटेशनल लेंस मौजूद हैं, जिनमें से कुछ विकृत आकाशगंगाएं हैं और कुछ प्रतिबिंबित आकाशगंगाएं यानी मिरर्ड आकाशगंगाएं हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये दोनों आकाशगंगाएं एक मिरर तस्वीर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सबसे बेहद महत्वपूर्ण डेटा यहाँ इस तस्वीर में है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
इसके अंदर लगभग 2,50,000 छोटे छोटे दरवाजे हैं जो इंडिविजुअली एक साथ ओपन हो सकते हैं, और यह वास्तव में एक साथ 150 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर इंडिविजुअली फोकस कर सकता है। इस केस में टेलीस्कोप एक ही समय में 48 आकाशगंगाओं पर फोकस कर रहा है, जिसने इसे इनमें से हर एक आकाशगंगा के स्पेक्ट्रा को मेजर करने और फिर उनकी तुलना करने की अनुमति दी। नोटिस कीजिए कि कैसे इन स्पेक्ट्रमों में हमें हर बार एक ही ऑर्डर में 3 रेखाएं अपीयर होती हुई दिखाई दे रही हैं, हाइड्रोजन रेखाएं और 2 आयोनाइज्ड रेखाएं। और वास्तव में यह देखकर कि ये स्पेक्ट्रा कहाँ अपीयर होते हैं, इन 48 आकाशगंगाओं में से हर एक के लिए रेडशिफ्ट को कैलकुलेट करना संभव हो जाता है। और ठीक ऐसा ही वैज्ञानिकों ने किया। इस प्रोसेस में उनकी दूरी और इस प्रकार उनकी उम्र की खोज की। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में सबसे दूर की आकाशगंगा ऊपर बाईं ओर स्थित है, जो शायद ये आकाशगंगा है। यह लगभग 13.1 अरब साल पुरानी है, और इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके वैज्ञानिक अब पहली बार अत्यंत प्रारंभिक ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की केमिकल कंपोजिशन को देखने में सक्षम हैं। और क्योंकि इन आकाशगंगाओं के स्पेक्ट्रम बेसिकली आधुनिक ब्रह्मांड में हमारे बहुत करीबी आकाशगंगाओं के स्पेक्ट्रा के समान दिखाई देते हैं, इससे ये संकेत मिलता है कि उस समय भी आकाशगंगा में पहले से ही बहुत समान विशेषताएं थी। लेकिन ये हमें प्राचीन आकाशगंगाओं और आधुनिक आकाशगंगाओं के बीच के स्पेक्ट्रा की सीधे तुलना करने की भी अनुमति देता है, और संभवतः कुछ अंतरों की खोज भी जो नए विचारों और नई थ्योरीज को भी जन्म दे सकते हैं। और वह नासा वेबसाइट, जिसे मैंने पहले मेंशन किया था, बताती है कि स्पेक्ट्रा कैसे काम करता है। यहाँ तक कि ये भी बताती है कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे जनरेट होती हैं। उदाहरण के लिए ज्यादा फिजिकल टर्म में कहूँ तो जब हाइड्रोजन एटम्स में इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स बदलते हैं तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिर वे आमतौर पर कुछ प्रकार के फोटोन्स रिलीज करते हैं। इन फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी हमेशा समान होती है, और उनके ऐसा करने के 4 अलग अलग तरीके हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 अलग अलग रंग या 4 इमिशन लाइंस जनरेट करते हैं। और क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो समय के साथ नहीं बदलता है, तो हम इसे एक प्रकार के रेड शिफ्ट इंडिकेटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ताकि कहीं बहुत दूर के ऑब्जेक्ट की दूरी डिटरमाइन की जा सके। इसलिए इस केस में यदि हम एक आकाशगंगा देख रहे हैं और ये सभी हाइड्रोजन रेखाएं नियर इंफ्रारेड लाइट के विपरीत फार इंफ्रारेड लाइट में दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर आकाशगंगा बहुत दूर है। और फ्रीक्वेंसी में ये सटीक अंतर हमें ब्रह्मांड के विस्तार की वर्तमान समझ के आधार पर वास्तविक दूरी निर्धारित करने की अनुमति देता है। बस ये फैक्ट कि ये रेखाएं आधुनिक ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली रेखाओं से बहुत मिलती जुलती प्रतीत होती हैं, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में जो हम जानते हैं उस पर गहरा प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारी थ्योरी सही हो सकती है। आखिरकार ऐसा लगता है कि पिछले 13 अरब वर्षों से ब्रह्मांड अपनी प्रॉपर्टीज के मामले में वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं बदला है, और इससे यह संकेत मिलता है कि एक खास आकाशगंगा के लिए एक आकाशगंगा में विकसित होने के लिए 70 करोड़ साल पर्याप्त होते हैं, जिसे हम आधुनिक ब्रह्मांड में देख सकते हैं। और संभवतः इसके पीछे बहुत सारे प्रश्न और रहस्य भी हैं। ये दूर की आकाशगंगा की एक डिटेल्ड तस्वीर है जो हमें इसकी स्पेक्ट्रम एनालिसिस का उपयोग करके खोजी गई केमिकल कंपोजिशन दिखा रही है, और इसलिए यह वास्तव में पहली बार है कि हमारे पास इतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो वैज्ञानिकों को आकाशगंगाओं से इतनी दूर अविश्वसनीय डिटेल्स देखने की अनुमति देता है, जो सैद्धांतिक रूप से वैज्ञानिकों को शुरुआती गैस की प्रॉपर्टीज को रिवील करने की अनुमति देगा, जो हमें बताएगा कि शुरुआती सितारे कैसे बने और बाद में उनके साथ वास्तव में क्या हुआ, वे आधुनिक ब्रह्मांड में कैसे विकसित हुए। और यदि आप इसमें और डिटेल में जाना चाहते हैं तो नासा की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिस पर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा सकते हैं। यह सब कैसे काम करता है यह डिटरमाइन करने के लिए आपको एक मिनी गेम खेलने को मिलेगी। तो इस वेबसाइट में जब हम एक्टिव शटर्स पर क्लिक करते हैं तो ये सिमुलेट करेगा कि हर बार डेटा कैप्चर करने का प्रयास करने पर टेलीस्कोप क्या करता है, और फिर जब हम कैप्चर स्पेक्ट्रा पर क्लिक करते हैं तो ये हमें इनमें से 4 टारगेट्स के लिए डेटा दिखाएगा। और यहाँ हम बेसिकली इनमें से किसी एक स्पेक्ट्रा को चुन सकते हैं जो रेडशिफ्ट के डेटा के साथ कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये डेटा यहाँ इन रेखाओं पर आधारित है, और ये डिस्टेंस यहाँ हब्बल कांस्टेंट की वर्तमान समझ के आधार पर है। और अब हम इसकी तुलना पास की आकाशगंगा से भी कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि स्पेक्ट्रा एक दूसरे से अलग कैसे है। तो उदाहरण के लिए ये यहाँ ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम है। इन थ्योरी ये सब इस तरह का दिखता है,
यहाँ बहुत ही समान आकाशगंगाएं हो सकती हैं, लेकिन वेब स्पेस टेलीस्कोप के अंदर माइक्रो शैडो एरे वास्तव में न केवल इन आकाशगंगाओं की वेवलेंथ को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि हमें रेडशिफ्ट के बारे में सटीक रूप से बताने के लिए और यहाँ तक कि उस आकाशगंगा के प्रकार की पहचान करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, जैसे स्पाइरल, इलिप्टिकल या इरेगुलर। साथ ही ये एज और डिस्टेंस को भी डिटरमाइन करता है और यह सब बेहद सटीक और बेहद तेजी से होता है। और एक सिंगल तस्वीर 150 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसा करने में सक्षम है। हालांकि इस केस में यह केवल 48 ऑब्जेक्ट्स के साथ टेस्ट किया गया था, लेकिन फिर भी ये बेहद प्रभावशाली है और हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि इस साल के अंत तक हम क्या देखने जा रहे हैं। इसलिए यह तो सिर्फ शुरुआत है, तो कम से कम अभी के लिए इस तस्वीर के बारे में हम इतना ही जानते हैं। अगले कुछ महीनों में और स्टडीज होने जा रही हैं। उम्मीद है कि और ज्यादा रहस्यों का खुलासा होगा।